सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज हम अभ्यास सागर के पाठ 13 सूर और तुलसी के पद, जिसमें उपविषय दिया गया है अलंकार की पुनरावृत्ति, उसको आज हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सूरदास और तुलसी के पद। प्रश्न नंबर 1, नीचे दी गई काव्य पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। तू तो कहित बल की वैनी ज्यों है लांबी मोटी, विद्रुम से अरुण अधर बोलत मुख मधुर मधुर। जब हम इन पंक्तियों को पढ़ते हैं तो हमें कुछ शब्द जो हैं, उन शब्दों में जो पहला वर्ण है वो समान दिखता है। तो जहां जिन पंक्तियों में इस तरह का वर्ण समान हो, वहां पीछे भी हमने किया है, वो होता है अनुप्रास अलंकार। जैसे तू तो कहती वल की वैनी। अब बल शब्द एक पंक्ति में ब और वैनी में ब, जो दो वर्ण हैं ये दोनों समान है, पहला वर्ण है, इसलिए यहाँ तू में तू और तो में त ब बल और वैनी, इस तरह के जहां शब्द आते हैं तो त ब बै की आवृत्ति, इसमें ब वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। हमसे पूछा गया है कि जो वर्ण शब्दों के आरंभ में बार बार आया है, तो वह शब्द है तू त तू ब बै। अब दूसरी पंक्ति में वी अ म वर्ण की आवृत्ति है। यहाँ सिर्फ अधर और अरुण में आवृत्ति है, इसलिए हम अधर और अरुण वी को नहीं लिखेंगे। अ और म वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है, व को काट देना है। जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 2, नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़कर बताइए। काढ़त गुहत नहावत ओछत नागिन सी भुई लोटी। काढ़ते हुए, बनाते हुए, गुहत गूंथते हुए, नहावत नहाते हुए, ओछत नागिन सी जो छोटी है वो नागिन के समान भूमि पर लौटती है। अब इसमें से हमें उपमेय, उपमान को छांटकर साधारण धर्म और वाचक शब्द को छांटकर लिखना है। उपमेय है छोटी, जिसकी हम उपमा कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। उपमान है नागिन, जिसके साथ हम उसकी तुलना कर रहे हैं। तो जिस वस्तु की तुलना की जाती है उपमेय कहलाता है, और जिसके साथ की जाती है वो उपमान कहलाता है। साधारण धर्म है यहाँ लोटी, और वाचक शब्द होते हैं का, के, की, सा, से, सी, जिसके माध्यम से हम तुलना करते हैं। रघुवर छवि के समान रघुवर छवि बनी। हमने व्याख्या में किया है कि रघुवर अर्थात भगवान श्री राम की छवि के समान, उनके रूप के समान ही जो रघुवर की, भगवान श्री राम की और अनेक प्रतिबिंब है, ये छवियां हैं, वो बन रही हैं। उपमेय रघुवर है यहाँ जिनकी हम तुलना कर रहे हैं। उपमान रघुवर छवि है जिसके साथ हम तुलना कर रहे हैं। साधारण धर्म बनिया बन रही हैं यहाँ, और वाचक शब्द है के समान। जहां किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से किसी समानता के आधार पर की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। तो उपमा अलंकार के उदाहरण है। प्रश्न नंबर 3 में काव्य पंक्तियों में उपमेय और उपमान को बताना है हमने। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले है। उपमेय खिलौना है जिसकी तुलना चंद्रमा के साथ की जा रही है, इसलिए उपमान चंद्रमा है। चरण सरोज पखारन लागा। उपमेय चरण है और उपमान सरोज है, पंकज है, जिसके साथ हम उसकी तुलना कर रहे हैं फूल के साथ सरोज। यहाँ बहुत अधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। परिभाषित हम इस तरह से करेंगे, जहां बहुत अधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है, अर्थात उसको वही रूप दे दिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। अर्थात चरणों को हम क्या कहेंगे? सरोज। प्रश्न नंबर भाग में जो हमारा प्रश्न नंबर 4 है, इसमें निम्नलिखित पंक्तियों में हमने मानवीकरण अलंकार को स्पष्ट करना है। बीज हजारों आंखें मीचे नम मिट्टी की चादर ओढ़े। क भाग जो है, इस पंक्ति में बीजों को मानव की तरह आंखें मीचना मतलब बंद करके नम मिट्टी की चादर को ओढ़े हुए बताया गया है। अर्थात मानव की तरह क्रियाकलाप, अर्थात सोना वो मानव की का क्रियाकलाप है, उसको बताया गया है, इसीलिए यहाँ
मानवीयकरण अलंकार है। मानवीयकरण अलंकार को हम इस तरह परिभाषित करते हैं, जब हम प्रकृति की जड़ और चेतन वस्तुओं को मनुष्य की तरह क्रियाकलाप या कोई कार्य करते हुए कवि दिखाता है, तो वह मानवीयकरण अलंकार होता है। फूल हंसे कलियां मुस्काई, इस पंक्ति में फूलों को हंसते और कलियों को मुस्कुराते हुए अर्थात मानवीय क्रियाएं करते हुए बताया गया है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। प्रश्न नंबर 5 जो है हमारा, वहां अलंकारों के नाम हमें कहे गए हैं कि अलंकारों के नाम बताइए। इससे ऊपर जहां जड़ चेतन वस्तुओं या प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं मतलब जो क्रियाएं हैं, क्रियाकलाप हैं, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। नीचे लिखी काव्य पंक्तियों से अब हम अलंकार छांटेंगे, क्योंकि विभिन्न अलंकारों के उदाहरण है। सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान, कि सागर के उर अर्थात हृदय पर नाच नाच कर जो उसकी लहरें हैं वो मधुर गीत गाती हैं। यहाँ लहरों को मानव के समान क्रियाएं करते हुए दिखाया गया है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। हरिपद कोमल कमल से, कि ईश्वर के जो पद हैं, चरण हैं, वो कमल के समान कोमल है। उपमा दी गई है समानता के कारण, इसलिए उपमा अलंकार है। कालिंदी कूल कदम्ब की डार, कालिंदी में क, कूल में क और कदम्ब में क वर्ण की आवृत्ति के कारण जो पहला वर्ण है उसकी आवृत्ति हो रही है क क क, अनुप्रास अलंकार है। कान पकड़कर सूरज जब हौले से धकी आएगा, यहाँ सूर्य को मनुष्य की तरह क्रिया करते हुए दिखाया गया है कि जब सूरज धीरे से कान पकड़कर धमकाएगा, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। अपलक नभ नील नयन विशाल, बिना पलकों को, अपलक मतलब बिना पलकों को झपकाए हुए जो आकाश है नीले रंग का, नयन विशाल, उसने अपनी विशाल आंखों को खोला हुआ है, उपमा अलंकार है। मृदु मंद मंद मंथर मंथर, इसमें श्लेष अलंकार है। यहाँ म वर्ण की आवृत्ति हुई है, परंतु सबका अर्थ आपस में चिपका हुआ अर्थ है, जहां मिलता हुआ सा अर्थ दिखाई देता है वहां हमारा श्लेष अलंकार होता है। मंद का अर्थ होता है धीरे धीरे, और मंथर का अर्थ भी है धीरे धीरे। मृदु का अर्थ है कोमल। पीपर पात सरसी मन डोला, पीपल के पत्तों के समान मन डोल रहा है, यहाँ फिर तुलना की गई है समानता के कारण, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है, उपमा दी गई है। अंबर पनघट में डूबो रही ताराघट उषा नागरी, उषा बोलते हैं प्रातः काल को, कि प्रातः काल रूपी नागरी बोलते हैं स्त्री को। अंबर पनघट में, अंबर अर्थात आकाश रूपी, पनघट में तालाब में, तारों रूपी घड़े को डूबो रही है, अर्थात प्रातः काल हो रहा है और रात खत्म हो रही है। तो यहाँ प्रातः काल को एक नारी की संज्ञा दी गई है जो आकाश रूपी पनघट में तालाब में तारों रूपी घड़े को डुबो रही है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि मानवीय क्रियाकलाप है ये। प्रश्न नंबर 6 में निम्नलिखित अलंकारों का एक एक उदाहरण लिखकर उसका स्पष्टीकरण कीजिए। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण हमें लिखने के लिए कहा है, यहाँ कोई भी उदाहरण लिखा जा सकता है। मैंने आपको उदाहरण दिया है, चारु चंद्र की चंचल किरणें। इस पंक्ति में च च वर्ण, चारु में च, चंद्र में पहला वर्ण च, चंचल में पहला वर्ण च की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण उपमा अलंकार का कहा गया है, एक रम्य वन था, राम्य वन सा उपवन, के नंदन वन की तरह एक सुंदर वन था बहुत। तो इस पंक्ति में एक सुंदर उपवन की तुलना नंदन वन से की गई। राम्य वन सा मतलब नंदन वन सा एक सुंदर वन है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है, क्योंकि तुलना की गई है समानता के आधार पर। ग भाग में रूपक अलंकार का एक उदाहरण देखते हैं। गुरुपद पंकज सेवा, जो गुरु के पद हैं, पांव हैं, पंकज सेवा, उन पांव रूपी पंकज की हमें क्या करनी है, सेवा करनी है। इस पंक्ति में गुरुपद उपमेय पर उपमान पंकज का अभेद आरोप किया गया, अर्थात गुरु के चरणों को कमल माना गया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है समानता के आधार पर। मानवीकरण अलंकार का एक उदाहरण जो मैंने आपको दिया है वो है, कलियां दरवाजे खोल खोल कर जब झुरमुट में मुस्काती हैं।
इस पंक्ति में मानव की तरह कलियों को दरवाजे खोलकर झुंड में, झुरमुट का अर्थ है झुंड में, मुस्कुराते हुए बताया गया है। यह मानवीय क्रियाकलाप है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति मोटे काले शब्दों के विलोम शब्दों से कीजिए। ईश्वर का न आदि है न अंत। यश का विलोम शब्द होता है अपयश, यश का हम विलोम शब्द लेंगे अपयश। अपयश मनुष्य के हाथ है, यश पाने के लिए उसे अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना होगा। ये यश और अपयश दोनों मनुष्य के हाथ में ही है। ईश्वर के दो रूप माने गए हैं, साकार और निराकार। साकार मतलब उसका मूर्ति वाला रूप, और निराकार जिसमें वो निर्गुण है, मूर्ति रूप में नहीं है। सृष्टि की प्रत्येक वस्तु कर्म में लीन है, चाहे वो जड़ हो या चेतन। जड़ बोलते हैं निर्जीव को और चेतन बोलते हैं सजीव को। मानव जीवन शाश्वत नहीं नश्वर है। शाश्वत होता है सदा रहने वाला, और उसका विलोम शब्द है नश्वर, नष्ट होने वाला। प्रश्न नंबर 8 में नीचे दिए गए शब्दों में उच्च स्थान पर अनुस्वार या अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग करना है। अनुस्वार चिन्ह होता है केवल बिंदु अंक का, जिसका जो स्वर है वो केवल नासिका से निकलता है, नाक से निकलता है, और अनुनासिक का स्वर नाक और कंठ अर्थात मुख दोनों से निकलता है। वो आ का स्वर होता है और अनुस्वार का स्वर अंक का स्वर होता है। तो आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। संबंध, संबंध दोनों में अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग है। कुआं, आ के ऊपर अनुनासिक चिन्ह जाएगा, क से हट जाएगा और आ के ऊपर आ जाएगा कुआं। बांध, बूंद, बूंद में अनुनासिक चिन्ह लगेगा। दिनांक, दिनांक में दोनों लगते हैं, अनुस्वार और अनुनासिक दोनों ही सही माने जाते हैं। हंसना, बंधन, अंत में अनुस्वार है और स्वयं में भी अनुस्वार है। बूंद में मानक हिंदी में अनुस्वार को भी स्वीकार किया जाता है, इसलिए यहाँ अनुस्वार चिन्ह लगा है। अन्यथा बूंद में प्रचलित हिंदी के अनुसार अनुनासिक चिन्ह लगता है। ठीक उसी तरह दिनांक में भी अनुस्वार और अनुनासिक दोनों सही माने गए हैं। कुआं शब्द में आ के ऊपर अनुनासिक का स्वर होगा। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्द छांटकर लिखिए, साथ ही उनका भेद भी बताना है कि विशेषण के कितने भेद हैं, उनमें से ये भेद किस भेद में से उदाहरण दिया गया है। कोई आदमी मिलने आया है, कोई का अर्थ यहाँ विशेषण सार्वनामिक। क्रिकेट की टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 संख्यावाचक। राम ने 4 मीटर कपड़ा खरीदा, 4 मीटर एक माप है तो परिमाणवाचक। रमेश अच्छा बालक है, अच्छा गुणवाचक। उस बाग में गुलाब के फूल हैं, उसका अर्थ सार्वनामिक विशेषण। अब प्रश्न नंबर जो 10 है, इसमें हमें नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों के व्याकरणिक नाम बताने हैं। व्याकरणिक नाम के व्याकरण के अनुसार उनको किस श्रेणी में रखा जाता है। पानी बहुत ठंडा है, जो बहुत शब्द है वो प्रविशेषण है, जो विशेषण की विशेषता को प्रकट कर रहा है। रुबीना मेहनती है, मेहनती होना उसकी विशेषता है, उसका विशेष स्वभाव है, इसलिए विशेषण है। बच्चे खेल रहे हैं, खेलना क्रिया शब्द है। चांद चमक रहा है, चांद संज्ञा शब्द है, क्योंकि जो बोल्ड लेटर में लिखा गया उभार कर जिसको अधिक काला दिया गया है, मोटा काला, उस शब्द को हम देखेंगे। अब अगले वाक्य में है वे सर्वनाम शब्द है। सलमा भी साथ गई, भी निपात है। इस तरह हम इन मोटे काले अक्षरों को उसके भेदों के अनुसार लिखेंगे कि किस भेद के अंतर्गत वो आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण या निपात। प्रश्न नंबर 11 में हमें संवाद लेखन दिया गया है। संवाद लेखन के लिए आवश्यक है कि दो पात्रों के बीच में जब कोई संवाद हो रहा हो तो संवाद बहुत सरल, संक्षिप्त हो और अपने वक्तव्य को पूरा करने में समर्थ हो, कि जिस बात के विषय में कहा गया हो वो बातचीत पूरी हो, कहीं अधूरापन ना लगे और भाषा अधिक कठिन ना हो। मैं और अपर्णा यहाँ दो, मैं मतलब आप, आपकी और अपर्णा के बीच में कोई बातचीत हो रही है, उसको संवाद के रूप में यहाँ लिखना है। बातचीत किस विषय में है कि साइकिल सीख रहे हैं आप
उसके विषय में आपसी वार्तालाप है दो मित्रों के बीच में। तो मैं नमस्ते अपर्णा, कैसा हो, कैसी हो जाएगा। बहुत दिनों बाद मिली अपर्णा, मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हें मिलकर एक बात बताना चाहती थी। तुम मुझे क्या बताना चाहती थी अपर्णा? मैंने साइकिल चलाना सीख लिया है। क्या तुम्हें साइकिल चलाने में कोई मुश्किल आई? अपर्णा विराम के बाद, हाँ अल्पविराम, मुझे मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ऐसा क्या हुआ मित्र? प्रश्नवाचक चिन्ह। अपर्णा, मुझे साइकिल पर संतुलन बनाने में, बैलेंस बनाने में बहुत समय लगा। संतुलन का अर्थ होता है बैलेंस। मुझे भी संतुलन बनाने में मुश्किल हुई थी। अपर्णा, मैं रोज साइकिल चलाने का अभ्यास करती हूँ। मैं भी अभ्यास के लिए आया करूंगी। अपर्णा, हम दोनों साथ मिलकर साइकिल चलाने का अभ्यास करेंगे। ठीक है, कल शाम को मिलते हैं। अपर्णा, ठीक है मित्र, अलविदा। अलविदा मित्र। इस तरह हमारा ये जो संवाद का कार्य हुआ ये पूर्ण हुआ। इस तरह से हर एक पाठ में अभ्यास सागर के संवाद, पत्र आदि विभिन्न प्रकार की जो विधाएं दी गई हैं जो हमारे लेखन कार्य में है, उसको हमने इसी तरह से उसके प्रारूप के अनुसार पूरा करना है ताकि परीक्षा में हमें अच्छे अंक मिले। इसके लिए आवश्यक है कि आप सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन को दबाएं ताकि जितने भी नए वीडियो आपको किसी भी किताब से संबंधित हैं, व्याकरण या ज्ञान सागर से संबंधित, वो आपको अवश्य समय समय पर मिलते रहें। इसी आशा के साथ कि आप मेरे इस चैनल को पसंद कर रहे हैं और अपनी समस्याओं को निरंतर मुझ तक पहुंचाते रहेंगे और मैं आपकी समस्याओं का इसी तरह निदान करती रहूंगी। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। नमस्कार।